हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो लाइव क्लास के सभी स्टूडेंट्स कंफर्म करेंगे कि उनका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म दैट योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो सभी स्टूडेंट्स कंफर्म कर देंगे। वंस यू कंफर्म आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो क्विकली कंफर्म कर दीजिए। यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। क्विकली कर दीजिए कंफर्म। योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे बीएफएम में मॉड्यूल ए चैप्टर 7 के रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड पार्ट को। तो इंटरनेशनल ट्रेड में किस किस प्रकार के रिस्क हैं, तो ये चैप्टर 7 है आपका बीएफएम का अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सिलेबस। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिस्क को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या होता है? तो रिस्क कैन बी डिफाइंड एज एन अनसर्टन इवेंट with financial consequences resulting in a loss or a reduced earning। तो कैसे डिफाइन किया जाए रिस्क को? सो रिस्क क्या है? सो रिस्क है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और possibility of reduced earning, and this is because of uncertain events। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण है, तो उसको हम कहते हैं रिस्क। अब यहां पे रिस्क और लॉस sometime we may be mixing up। so risk is different and loss is different। so loss means so when loss actually happens, तो अगर लॉस हैपन हो जाए तो हम उसको लॉस कहेंगे। लेकिन अगर लॉस के हैपन होने की पॉसिबिलिटी है लेकिन हैपन नहीं हुआ, तो फिर वो रिस्क है। तो रिस्क है प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एंड लॉस इज द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ द लॉस। An activity which may give profit or result in loss may be called a risky proposition because of uncertainty or unpredictability of the activity or trade in future। तो जिन एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट मिल सकता है या जिनके कारण लॉस हो सकता है, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं रिस्की प्रोपोजिशंस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए रिस्की प्रोपोजिशंस क्या हैं, तो दीज आर द एक्टिविटीज जिनका रिजल्ट प्रॉफिट में या लॉस में रहता है, तो दे आर रिस्की प्रोपोजिशंस। और ये रिस्की क्यों है? रिस्की है ये बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी, कि फ्यूचर में क्या हैपन होगा वो अनसर्टन है, वो अनप्रडिक्टेबल है। तो उसके कारण ये रिस्क जनरेट होता है, रिस्क अराइज होता है। रिस्क कैन बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी ऑफ एन आउटकम। तो ये सिंपल भाषा में है कि इसको हम सिंपल वे में कैसे डिफाइन करेंगे। जो रिजल्ट है, आउटकम होता है रिजल्ट, रिजल्ट की अनसर्टेनिटी, सो अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम, सो उसको हम कहते हैं रिस्क। ए रिस्क इन एनी करेंसी, a risk in a commodity or risk in an object due to any exposure in that particular currency, commodity or the object। तो रिस्क किस में रहता है?
रिस्क करेंसी में हो सकता है, कमोडिटी में हो सकता है, ट्रांजैक्शन में हो सकता है, एन ऑब्जेक्ट। और ये रिस्क किसको होगा? अगर किसी का एक्सपोजर है इन दोज थिंग्स। अगर हमने फॉरेन करेंसी परचेज की है तो उसका जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर हमने परचेज नहीं की तो हमें रिस्क नहीं होगा, लेकिन अगर हमने परचेज की है या सेल की है, मींस अगर हमारा एक्सपोजर है, तो वी आर फेसिंग द रिस्क। सिमिलरली अगर हमने कमोडिटीज का सेल परचेज कर रखा है तो देन रिस्क कैन अराइज। सो रिस्क अपने आप अराइज नहीं होता। रिस्क कब अराइज होता है? व्हेन देर इज एक्सपोजर इन दैट ट्रांजैक्शन। अगर उस ट्रांजैक्शन में एक्सपोजर होगा तो। Like currency risk, commodity price risk, interest rate risk, etc., it is an integral part of international trade. जो रिस्क है वो इंटेग्रल पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का। सो अगर इंटरनेशनल ट्रेड है यानी हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जैसे करेंसी रिस्क रहता है या कमोडिटी प्राइस रिस्क रहता है या इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है, ऐसे ही रिस्क इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी है। और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो रिस्क है उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। वो टाइप्स हम सभी आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड का, तो इंटरनेशनल ट्रेड में देयर इज नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क। तो जितने रिस्क हमें डोमेस्टिक ट्रेड में होते हैं यानी सेल परचेज विद इन द कंट्री, उसके कंपैरिजन में जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं, सो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, तो वहां पे कई सारे एडिशनल रिस्क अराइज होंगे। तो दैट मीन अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो उस केस में इंटरनेशनल ट्रेड में देयर आर मैनी मोर रिस्क्स विच आर नॉट टू डोमेस्टिक ट्रेड। सो बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो डोमेस्टिक ट्रेड में नहीं है लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत वास्ट हैं, वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो उसी के कारण ये एडिशनल रिस्क अराइज होते हैं, बिकॉज बायर्स सेलर्स दे आर इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इसीलिए जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत लार्ज हो जाता है, वास्ट हो जाता है, और उसी के कारण ये एडिशनल रिस्क अराइज होते हैं। द गुड्स एंड वैल्यू ऑफ गुड्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी एक बात समझने वाली है। सो जो गुड्स का मूवमेंट है, सो गुड्स का मूवमेंट है सेलर से परचेजर की तरफ, लेकिन जो पेमेंट है, वैल्यू है, उसका मूवमेंट है फ्रॉम बायर टू सेलर। सो गुड्स सप्लाई की जाती हैं सेलर के द्वारा टू द बायर, और जो वैल्यू है रिमिट की जाती है बाय द बायर टू द सेलर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों। गुड्स एंड वैल्यू ऑफ गुड्स दीज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जो सेलर है उसको हम एक्सपोर्टर कहते हैं, जो बायर है उसको हम इंपोर्टर कहते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो सेलर इज एक्सपोर्टर, बायर इज इंपोर्टर। The currency of a country of the buyer and currency of country of the seller have their own values which change frequently, while invoicing may be third currency acceptable to both. तो जो
बायर के कंट्री की करेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया और यूएसए की एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया का करेंसी है इंडियन रुपी और यूएस का करेंसी है यूएस डॉलर। तो इनके जो आपस में एक्सचेंज रेट हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। और अगर इनवॉइसिंग हम करते हैं थर्ड करेंसी के अंदर तो दैट ऑल्सो इज पॉसिबल, लेकिन वो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। सो इनवॉइसिंग जो बिल इशू किया जाएगा, सो इट कुड बी इन द करेंसी ऑफ द इंपोर्टर, it could be in the currency of exporter, or it could be a third currency also, but all that should be acceptable to both। दोनों को, बायर को सेलर को, दोनों को ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सो आई थिंक अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं एवरीथिंग इज प्रॉपरली अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू, सभी को ये अंडरस्टैंड हो रही है। अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दें दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो कर दीजिए पोस्ट स्माइलिंग आइकन को। सो लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके कंफर्म कर देंगे दैट एवरीथिंग इज अंडरस्टूड टू देम। यस, कर दीजिए कंफर्म क्विकली, पोस्ट द स्माइलिंग आइकन। Sometimes it is possible to identify, isolate, quantify the risk and sometimes it may not be possible। तो कई सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां हम रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उसको अलग भी कर सकते हैं और उसके क्वांटम कितना है उसको भी जान सकते हैं। तो आइडेंटिफाई, आइसोलेशन, उसको सेपरेट कर देना और रिस्क को क्वांटिफाई करना, मेजर करना, वो पॉसिबल है। बट देयर आर मैनी सिचुएशंस जब ये पॉसिबल नहीं है कि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, आइसोलेट कर सकें और क्वांटिफाई कर सकें। तो अब हम बात करेंगे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की जो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया। हाउ कैन रिस्क बी डिफाइंड इन इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड में हम रिस्क को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, देखिए इनमें कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। अब क्योंकि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आइडेंटिफाई करें विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर एज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, तो इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में हम रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं? So it is uncertain event which results into financial consequences of loss or reduction in earning। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। व्हाट इज ए रिस्की प्रोपोजिशन? रिस्की प्रोपोजिशन हम किसको कहेंगे? तो ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, देखिए कौन सी बनती है रिस्की प्रोपोजिशन का डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, रादर ये क्वेश्चन नंबर 1A है। व्हाट इज रिस्की प्रोपोजिशन? सो रिस्की प्रोपोजिशन किसको कहेंगे? तो रिस्की प्रोपोजिशन हम कहेंगे उस एक्टिविटी को जो अनसर्टन है और अनप्रडिक्टेबल है फॉर फ्यूचर आउटकम्स। तो उस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर, उसके बारे में जो अनसर्टनिटी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी है, सो उस प्रपोजल को, उस प्रोपोजिशन को हम कहते हैं रिस्की प्रोपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 2, करेंसी रिस्क हम किसको कहते हैं? व्हाट इज करेंसी रिस्क? तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है आपके लिए। A risk associated with exposure to some currency, risk associated only with international trade, risk associated only with domestic trade, या risk associated with exposure to a specific currency। तो क्वेश्चन नंबर 2, what will be the answer?
या हम ये कहें कि ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? तो हियर आंसर विल बी डी। अगर हम ए और डी को कंपेयर करते हैं तो डी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक करेंसी का जिक्र है। वाई इज इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्टेड बाय मोर रिस्क देन डोमेस्टिक ट्रेड? तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्यों ज्यादा रिस्क होते हैं कंपेयर्ड टू डोमेस्टिक ट्रेड? Because buyers and sellers are located in different countries, because goods and their value move in opposite direction, because currencies of buyer and seller have their own value which change frequently, or all the above. तो क्यों रहता है इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा रिस्क कंपेयर्ड टू डोमेस्टिक ट्रेड? क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ये सारे के सारे ही उसके रीजंस हैं। बायर सेलर डिफरेंट कंट्री में लोकेटेड है, जो गुड्स का मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू के हिसाब से है, और करेंसी दोनों ही कंट्रीज की डिफरेंट और उसकी वैल्यू में फ्रीक्वेंटली चेंजेस आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, आइसोलेट, क्वांटिफाई रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड? क्या ये हमेशा पॉसिबल है? यस, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। नो, इट इज नेवर पॉसिबल। It depends upon the situation or it depends upon the country. Question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बनेगा इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस के अंदर ये पॉसिबल है और कुछ सिचुएशंस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? इंटरेस्ट रेट रिस्क हम किसको कहते हैं? Risk associated with exposure to a specific interest rate, risk associated only with the domestic trade, risk associated only with international trade, या risk associated with exposure to any interest rate? तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखिए कौन सा बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर हियर इज ए, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट में अगर हमारा एक्सपोजर है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जिन जिन का नहीं हुआ फटाफट वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। और मीनवाइल मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन फिर शेयर करना चाहूँगा कि ये जो लाइव क्लास आप ज्वाइन किए हुए हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में, लेकिन ये अपने आप में पास होने के लिए काफ़ी नहीं है। सो इट इज़ नॉट एनफ टू पास द एग्ज़ाम। अगर आपको एग्ज़ाम को पास करना है तो आपको फुल सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, और फुल सिलेबस आप कवर कर सकते हैं हमारे वीडियो लेसन से, या IIBF की बुक को यूज़ करिए तो वहाँ से भी आप फुल सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और अदर एस्पेक्ट, CIB के अंदर अगर आप केस स्टडीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप स्कोरिंग मार्क्स जो आपको पास होने के लिए चाहिए, हो सकता है वो स्कोर करने के लिए आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़े। तो इसलिए केस स्टडीज़ को ज़रूर यूज़ करिए। सो केस स्टडीज़ के वीडियो लेसन हमारी ऐप में अवेलेबल हैं, तो उनको यूज़ करके आप बेनिफिट ज़रूर लें। चलिए आगे चलते हैं। रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो ऑपरेशंस हैं इनमें किस किस तरह के रिस्क हैं? तो पहले हम बात करेंगे बायर रिस्क की, जो रिस्क बायर को है। बायर रिस्क, सो जो बायर रिस्क है वो कौन फेस करता है? वो सेलर फेस करता है। सो बायर रिस्क इज फेस्ड बाय द सेलर। सो बायर रिस्क सेलर को क्यों फेस करना पड़ता है? व्हाट इज द रीजन? तो इट इज पॉसिबल जो गुड्स सेलर ने भेजी
उनको बायर एक्सेप्ट ना करे। सो बायर मे फाइंड सम डिफेक्ट इन द गुड्स सेंट बाय द सेलर। तो इसीलिए सेलर को ये रिस्क है नॉन एक्सेप्टेबिलिटी का, जिसको हम बायर रिस्क के अंदर इंक्लूड करते हैं। नॉन पेमेंट, सो गुड्स तो भेजी गई, वो एक्सेप्ट भी की गई, लेकिन अब बायर उनकी पेमेंट नहीं कर रहा। तो दिस में भी सेकंड सिचुएशन जो सेलर फेस कर रहा होगा, जो बायर रिस्क कैटेगरी में इंक्लूड की जाएगी। देन क्वालिटी एक्सेप्टेंस। तो बायर क्वालिटी को लेकर के कोई इशू रेज कर सकता है। सो इफ बायर रेजेस सम क्वालिटी इशू कि वो क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर टू द सेलर। तो वो भी रिस्क सेलर को है, जिसको हम बायर रिस्क में इंक्लूड करेंगे। Now, there could be credit risk on the part of buyer also. तो जितने भी ये सिचुएशंस हैं, ये रिस्क सिचुएशन को रेज करती हैं, और इस रिस्क को हम इंक्लूड करते हैं बायर रिस्क कैटेगरी के अंदर। बायर रिस्क के बाद अब हम बात करेंगे सेलर रिस्क क्या होता है। सो सबसे पहली बात जो सेलर रिस्क को लेकर के है, तो ये इस रिस्क को फेस करता है बायर। सो बायर फेसेस दिस रिस्क relating to some activity on the part of the seller. So उस रिस्क को हम कहेंगे बाय सेलर्स रिस्क। तो बायर रिस्क को सेलर फेस करता है, सेलर रिस्क को बायर फेस करता है। और ये रिस्क राइज कैसे होता है? नॉन शिपिंग द गुड्स आफ्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट। सेलर को एडवांस पेमेंट तो मिल गई है, लेकिन वो गुड्स को डिस्पैच नहीं कर रहा, उसका शिपमेंट नहीं कर रहा है। तो सेलर नॉट शिपिंग द गुड्स ऑल्दो द सेलर हैज रिसीव्ड द एडवांस पेमेंट। उसको एडवांस पेमेंट मिल चुका है। सेलर में सेंड पुअर क्वालिटी गुड्स। तो सेलर गुड्स तो शिप कर देता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी है गुड्स का। और गुड्स शिप तो की गई, लेकिन डिले के साथ शिप की गई। सो द सेलर मे शिप द गुड्स आफ्टर कंसिडरेबल डिले। काफी डिले के बाद गुड्स को शिपमेंट किया गया, यानी डिस्पैच किया गया। So this may lead either to cancellation or delay in further orders taken by the buyer, or even penalties in delays or non-shipment। इन सभी के कारण क्या होने वाला है? तो इसके कारण जो कैंसिलेशन हो सकता है या डिलेज हो सकते हैं, फर्दर ऑर्डर्स टेकन बाय द बायर, और इवन पेनल्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो आई एम श्योर ये जो बायर रिस्क है और सेल रिस्क है, ये फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन बायर सेलर अंडरटेक few transactions, when they start knowing each other's business, each other's practices and commitments well, buyers and seller risk reduce to great extent। तो टाइम के साथ साथ जब वो कई एक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, एक दूसरे का बिजनेस क्या है, एक दूसरे की बिजनेस प्रैक्टिस क्या क्या है, एक दूसरे की जो कमिटमेंट है
वो कितना कमिटमेंट को ऑनर करते हैं, तो फिर उस केस में बायर सेल रिस्क दोनों ही कम हो जाएंगे। इस रिस्क का जो मिटिगेशन है, रिड्यूस होना है, वो इन सर्कमस्टांस के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो अब हम बात करेंगे शिपिंग रिस्क क्या होता है। सो व्हाट इज द शिपिंग रिस्क? So this risk include risk because of other intermediaries in the international trade. तो ये रिस्क कब अराइज होगा? Not because of actions of buyer and seller, but actions of third parties. So this risk will arise because of actions of other parties in the international trade. So ये अदर इंटरमीडिएट्स, अदर पार्टीज कौन कौन से हैं जिनके कारण ये रिस्क अराइज होगा? सो दिस अदर पार्टी कुड बी द शिपिंग कंपनी। सो जिस कंपनी का ये शिप है, या हैंडलिंग एजेंट जो इस शिपमेंट को हैंडल कर रहा है, एजेंट, या पोर्ट अथॉरिटीज, या लोकल ट्रांसपोर्टर्स, और इवन लोडर्स एटसेट्रा। तो देयर कुड बी सो मेनी अदर इंटरमीडिएट्स ऑल्सो जिनके कारण ये रिस्क अराइज हो सकता है। So this may lead to delay or non-shipment of goods in time because of variety of reasons. तो इनके कारण शिपमेंट के अंदर डिलेज हो सकती हैं, नॉन शिपमेंट हो सकता है इन टाइम, और इसके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम शिपिंग कंपनी के लेवल पे हो, हैंडलिंग एजेंट के लेवल के ऊपर हो, पोर्ट अथॉरिटीज के लेवल के ऊपर हो, लोकल ट्रांसपोर्टर्स के लेवल के ऊपर हो, लोडर्स के लेवल के ऊपर हो, तो शिपिंग रिस्क अराइज हो सकता है। सो ये रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द रीजंस? तो रीजंस हो सकते हैं गुड्स बीइंग मिस हैंडल्ड, गुड्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, मिस हैंडलिंग है गुड्स का। सो गुड्स नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, गुड्स अबंडन्ड, गुड्स को अबंडन कर दिया गया, यानी उनको फेंक देना या उनकी परवाह ना करना। गुड्स साइफंड ऑफ, गुड्स चुरा लेना, इधर उधर कर देना। गुड्स रॉन्गली डिलीवर्ड, तो डिलीवर करनी थी एक्स को, डिलीवर कर दिया गया जेड को। गुड्स डिलीवर्ड एट अनदर डेस्टिनेशन, गुड्स जानी थी यूएस में और गुड्स जा चुकी हैं यूके। तो गुड्स डिलीवर्ड एट अनदर डेस्टिनेशन। गुड्स एप्रोप्रिएटेड फॉर फ्रेट पेमेंट, तो गुड्स की जो वैल्यू है, गुड्स को बेच दिया गया और बेच करके जो फ्रेट पेमेंट था, सो जो शिप का फ्रेट था, तो उसके लिए गुड्स की वैल्यू को यूज कर लेना। देन रिस्क रिलेटिंग टू ट्रांसशिपमेंट, तो ट्रांसशिपमेंट होता है एक ही डेस्टिनेशन के अंदर एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट्स का इन्वॉल्व होना। तो पहले गुड्स को कोई और शिप कैरी कर रहा है, उसके बाद गुड्स को कोई दूसरा शिप कैरी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। और स्ट्राइक बाय लोकल ट्रांसपोर्टर्स कॉजिंग डिले इन रीचिंग गुड्स टू द पोर्ट, तो लोकल ट्रांसपोर्ट के द्वारा स्ट्राइक कर देना जिसके कारण पोर्ट्स तक गुड्स ऑन टाइम नहीं पहुंची।
स्ट्राइक बाय द पोर्टर्स अफेक्टिंग लोडिंग ऑफ द गुड्स, सो जो पोर्ट के ऊपर पोर्टर्स हैं उनके द्वारा स्ट्राइक कर देना, तो जिसके कारण जो गुड्स को लोड नहीं किया जा सका शिप के ऊपर। बैकलॉग और अनअवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स, जो कंटेनर्स हैं जिनको गुड्स में डाला जाएगा तो वो अवेलेबल नहीं है, या वो अवेलेबल है लेकिन अभी वो जो प्रीवियस शिपमेंट्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। सो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण शिपिंग रिस्क अराइज होता है। तो ये सारी की सारी सर्कमस्टांसेस को हम शिपिंग रिस्क में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बायर या सेलर में आपस में रीजन नहीं है, तो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी। तो अब इस लेसन को मैं वाइंड अप करूंगा, लेकिन वाइंड अप करने से पहले अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप कर सकते हो। और अगर आपका कोई क्वेरी है हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हो या हमें मैसेज दे सकते हो हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है। तो अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके मैसेज बॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। तो चलें अब इस लेसन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।